हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत कैसे हुई और पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 चैप्टर्स आपका इसी पार्टनरशिप फर्म पे डिपेंड है आपके सिलेबस का, राइट। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म का फीचर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है पार्टनरशिप फर्म का। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट जो लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइंड में आप फ्रीज कर लेना इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में भी ये आता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। ये एक्ट जो है, हाँ, पहले था अंग्रेजों के टाइम का एक्ट है, लेकिन ये एक्ट वैसे का वैसा ही नहीं है, इसमें बहुत बार चेंजेस की गई है। और जब जब एक्ट में हम चेंजेस करते हैं, यानी कि चेंजेस किया जाता है, तो उसे कहते हैं अमेंडमेंट। तो इस एक्ट को बहुत बार अमेंड किया गया है, ओके। तो इस एक्ट के सेक्शन 4 के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ये क्या है? पार्टनरशिप क्या है? पर्सन्स के बीच, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के बीच का क्या है? रिलेशन है, ओके। रिलेशन हु हैव एग्रीड टू शेयर। कैसा रिलेशन है? वो रिलेशन है जो उन लोगों ने मिल करके एग्रीड किया है, एक डिसीजन लिया है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब उन लोग ने ये डिसीजन लिया है, एग्री किया है कि वो बिजनेस करेंगे और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स होगा वो शेयर करेंगे। ना कि सिर्फ प्रॉफिट, बल्कि अगर कुछ लॉस होता है तो वो भी शेयर करते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो वो बिजनेस कैसा होगा? जो कि या तो सारे पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर उसको मैनेज करेगा सबके बिहाफ में, सारे पार्टनर्स के बिहाफ में, या तो सारे पार्टनर मिल करके उस बिजनेस को कैरी करेंगे, यानी कि मैनेज करेंगे, ओके। तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम एक एक करके फीचर्स पढ़ेंगे, ओके। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है डिसीजन। एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? डिसीजन, जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलके किया है, डिसाइड, ओके। पार्टनरशिप क्या होता है? ऐसा एक डिसीजन होता है जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलके डिसाइड किया है। अब वो डिसीजन क्या होता है कि वो लोग मिल करके क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, एक लॉफुल बिजनेस करेंगे, और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे, ओके। तो ये जो एग्रीमेंट होता है, उनके बीच में जो डिसीजन होता है, ये या तो फिर ओरली हो सकता है, मतलब वो आपस में डिसाइड करके उन्होंने चलो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा ओरली हो सकता है, या तो रिटर्न फॉर्म में, यानी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट रिटर्न में होगा, ठीक है, एग्रीमेंट पेपर पे, और उस पे पार्टनर्स की सिग्नेचर होगी और उसमें सारी बातें लिखी हुई होगी, जो भी बातें उन्होंने डिसाइड की है उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। तो क्या दिया है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ये क्या है? पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है, डिसीजन है। इट कैन बी ओरल और रिटर्न। वो ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, बट अ रिटर्न एग्रीमेंट इज मोर प्रेफरेबल। लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट हो, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि कल को अगर किसी पार्टनर ने, उसने क्या किया? धोखा दे दिया, मतलब मुकर गया अपनी बात से। उसने पहले कहा था कि ठीक है, मैं ये काम करूंगा और प्रॉफिट जो भी होगा उसमें मैं इतना इतना हिस्सा लूंगा, और उसके बाद जो भी लॉस भी अगर होता है तो लॉस में भी मैं शेयरिंग करूंगा। लेकिन बाद में वो अपनी बात से अगर मुकर गया, तो फिर रिटर्न में अगर है एग्रीमेंट, तो फिर जो दूसरे पार्टनर्स है वो कोर्ट में जा सकते हैं और उसके ऊपर केस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर ओरली है तो फिर वो तो कोई प्रूफ के तौर पे यूज नहीं हो सकता है कोर्ट में। तो अगर कोई पार्टनर कल को मुकर जाता है अपनी बातों से, जो भी डिसाइड हुआ था वो नहीं मानता है, तो ये जो बाकी पार्टनर्स है वो कोर्ट में जाकर के स्यू नहीं कर सकते, यानी केस नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि उनके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है। और कानून क्या मांगता है? सबूत मांगता है, राइट। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या दिया है? दिस रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो वही जो रिटन एग्रीमेंट होता है, जो उन्होंने डिसाइड करके पेपर पे लिख करके साइन करके लिया है एग्रीमेंट पेपर पे,
उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये आपको याद रखना है, दैट इज पार्टनरशिप डीड, फिलिप्स में भी आता है कई बार। ओके, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स, मतलब मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। ओके, तो ये जो मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए पार्टनर्स, ये डिसाइड करने का हक किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, तो यहाँ देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टनर्स। मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 2 पार्टनर्स होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो भी डिसीजन होगा, अगर एग्रीमेंट होगा तो एक अकेला इंसान तो नहीं करेगा, 2 लोग के बीच में ही होगा। मिनिमम 2% तो होनी ही चाहिए, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50। मैक्सिमम नंबर कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, 50। ओके, 50 पहले कितना था, 20 था, अर्लियर इट वाज 20, बट आफ्टर 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इंक्रीज द मैक्सिमम लिमिट टू 50 पार्टनर्स। ये मैंने आपके जानकारी के लिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। ओके, तो अर्लियर पहले सिर्फ 20 मैक्सिमम मेंबर्स 20 ही हो सकते थे, और अगर बैंकिंग बिजनेस है तो 10 ही हो सकते थे, लेकिन आफ्टर 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये लिमिट को बढ़ा दिया। कितना कर दिया, 50 पार्टनर्स कर दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, ये लॉफुल का मतलब क्या होता है, लीगल। लॉफुल का मतलब होता है लीगल बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो कि गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड ना किया हो। ओके, तो पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है, बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। लॉफुल होना चाहिए, एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इलीगल और प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ये बिजनेस ऐसा इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा बिजनेस ना होना चाहिए जिसको कि गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया हो, जैसे कि गैम्बलिंग वगैरह का बिजनेस नहीं होना चाहिए। अब जैसे लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था, क्या कौन था हमारा पार्टनर, रवि एंड राजू। तो रवि एंड राजू ने मिलके मान लो डिसाइड किया कि चलो एक गैम्बलिंग का बिजनेस करते हैं, उसको नाम देते हैं हाँ पार्टनरशिप फर्म। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उनके बिजनेस को सील कर देगा, और दूसरी बात क्या बोलेगा, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, उसका बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि वो लीगल बिजनेस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ ये पॉइंट हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पॉइंट है ये लिंक्ड है ये वाले पॉइंट से। ठीक है, ये जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस है, इसका मतलब कि पार्टनर्स जो भी मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब का प्रॉफिट पे हक है। ओके, उन सबको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये कितना हिस्सा मिलेगा, कितना उनको प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलेगा, ये कहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। ओके, और अगर वो रिटर्न है तो, लेकिन अगर वो ओरल है तो आपस में जो भी उन्होंने डिसाइड किया है एक रेशियो, जैसे कि मान लो हमारे पार्टनर्स कौन थे, लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल क्या लिया था, राजू एंड रवि। तो मान लो राजू जो है, राजू ने बोला कि वो लेगा 60% ऑफ प्रॉफिट, और रवि ने बोला वो कितना लेगा, 40% ऑफ प्रॉफिट। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा 6:4। ओके, तो ये कुछ रेशियोज जो पहले से ही पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने से पहले, और ये जो रेशियो होता है ये ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, अगर वो रिटर्न फॉर्म में है तो इसी रेशियो के हिसाब से, ये जो रेशियो वो डिसाइड करते हैं, इसी रेशियो के हिसाब से उनके प्रॉफिट्स, अगर बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होते हैं वो उसी रेशियो के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं उनके बीच में। ओके, और अगर बिजनेस में लॉस होता है, अगर बाय चांस कुछ लॉस हो जाता है तो लॉस भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में कमाएंगे उसी रेशियो में गवाएंगे। ओके, तो जितना प्रॉफिट होगा, जिस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा उसी रेशियो में लॉस भी डिवाइड होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया। पार्टनर शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। जो रेशियो एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में दिया होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को वो आपस में डिवाइड करेंगे। इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट, अब देखो, अगर एग्रीमेंट में रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, अगर, तो उस केस में, यानी कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, साइलेंट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो उस केस में
देन द प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। तो उस केस में पार्टनर्स आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे जो भी प्रॉफिट होगा, ओके, या लॉस भी जो भी होगा वो इक्वली आपस में डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये जो पार्टनर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। ये वर्ड आपको याद रखना है, फिलिप्स में भी आता है, ओके। तो इनकी लायबिलिटी जो पार्टनर्स की होती है अनलिमिटेड। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कि ये राजू एंड रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया था और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए कि उन्होंने लोन लिया था बैंक से, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो उन्होंने 5 लाख का लोन लिया था बैंक से। अब कल को बिजनेस में लॉस हो गया और उन्होंने वो लोन जो 5 लाख रुपीस बैंक से लिए थे वो नहीं भर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में बैंक क्या करेगा? बैंक सबसे पहले तो उसका जो 5 लाख रुपीस है वो उनका जो बिजनेस है उसके असेट्स से अपना कॉम्पेंसेशन करेगा, यानी कि सेटलमेंट करके लेगा अपने लोन का। लेकिन अगर उनके बिजनेस में जितने भी असेट्स है वो पूरे असेट्स की वैल्यूएशन 5 लाख से कम होती है, यानी कि बैंक का जो जितना भी अमाउंट है वो वहां से रिकवर नहीं हो रहा है, तो उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, कुछ भी, उनका घर, उनके पास ज्वेलरी है, उनके पास कार्स है, जो भी है, अगर वो जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वहां से बैंक अपना जो बाकी का अमाउंट जो उनके बिजनेस से नहीं रिकवर हो पाया वो उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर करेगा। और पर्सनल प्रॉपर्टी से किस रेशियो में रिकवर करेगा? उसी रेशियो में जो रेशियो उन्होंने प्रॉफिट का डिसाइड किया है। अब जैसे यहाँ हमने एग्जांपल में लिया, राजू ने 60% प्रॉफिट डिसाइड किया और रवि का 40%, मतलब इन लोग प्रॉफिट किस रेशियो में बांट रहे हैं? 6:4। तो लॉस भी जो होगा वो इसी रेशियो में इसकी भरपाई करेंगे ये लोग, यानी कि राजू 60% देगा लॉस का और रवि 40% देगा। तो बैंक यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर उनके बिजनेस के असेट्स उनके लोन को, उनके डेब्ट को चुकाने के लिए कम पड़ जाते हैं तो फिर जो बैंक है या जो भी उनके क्रेडिटर्स है जिनसे उन्होंने लोन लिया है वो लोग उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से अपने डेब्ट को सेटल कर सकते हैं, ओके। यहाँ लायबिलिटी का मतलब आई थिंक आपको पता होगा, लोन होता है, डेब्ट, ओके, कर्ज। तो फिर यहाँ पे क्या दिया हम पढ़ लेते हैं, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। ये वर्ड आपको याद रखना है, फिलिप्स में आता है। एंड जॉइंट एंड सेवरल, ये जॉइंट एंड सेवरल का मीनिंग क्या है? जॉइंट एंड सेवरल का मतलब ये है कि जो भी लॉस होगा अगर बिजनेस में तो वो सिर्फ एक ही पार्टनर उसको नहीं करेगा कॉम्पेंसेट, मतलब एक ही पार्टनर उसको नहीं भरेगा, सारे पार्टनर्स मिलकर भरेंगे, जितना जितना उनका रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से भरेंगे। लेकिन जॉइंट होता है यानी कि सब मिलके भरेंगे। ऐसा अब यहाँ पे राजू ये नहीं बोल सकता कि रवि को कि तू पूरा लॉस भर, मैं नहीं भरूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनका लायबिलिटी कैसा है? जॉइंट है, मतलब मिलकर भरना है, एंड सेवरल, और सबको भरना है, ओके। आगे क्या दिया? इट मीन्स द पार्टनर्स विल हैव टू पे आउट ऑफ पर्सनल असेट्स इफ बिजनेस असेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे द लायबिलिटी। अभी मैंने यही सीखा है कि अगर उनकी बिजनेस की असेट्स कम पड़ जाती है लायबिलिटी को पे करने में तो उनका जो पर्सनल असेट है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो उस वहां से लॉस कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, मतलब वहां से लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, ओके। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में क्या बोला है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो महाराष्ट्र में, ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी। महाराष्ट्र में वो कंपल्सरी है विथ अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। कब से कंपल्सरी किया गया है? 1 अप्रैल 2005 से। उसके पहले महाराष्ट्र में भी कंपल्सरी नहीं था, यानी कि अगर पार्टनर्स को वो चाहते हैं पार्टनर्स की हाँ हमें रजिस्ट्रेशन करना है अपने फर्म को तो कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो नहीं करना। लेकिन आफ्टर 1 अप्रैल 2005 यहाँ से कुछ चेंजेस लाए गए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अमेंडमेंट किया गया। उसके हिसाब से क्या है कि पार्टनरशिप फर्म को महाराष्ट्र में उसको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, एंड बट ऑप्शनल इन रेस्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि बाकी के जो स्टेट्स है एक्सेप्ट महाराष्ट्र वहां पे ऑप्शनल है, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ज्वाइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब ये ज्वाइंट ओनरशिप
तो ये तो सुन के ही हमें समझ में आ गया कि यहाँ जो ओनरशिप है यानी कि जितने भी पार्टनर्स है वो सब ज्वाइंट ओनर है। कोई एक पार्टनर नहीं बोल सकता कि मैं इस बिजनेस का मालिक हूँ। अब जैसे यहाँ राजू नहीं बोल सकता कि तू तो बस ऐसे ही मैंने तुझे पार्टनर रख लिया है, मालिक तो मैं हूँ, मेरी चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है वो सब ज्वाइंटली ओनर है उस बिजनेस के। तो इसलिए कहा गया ईच पार्टनर इज ज्वाइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो वो पार्टनरशिप फर्म के ज्वाइंटली ओनर है, तो पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके भी वो लोग क्या होंगे, ज्वाइंटली ओनर होंगे, सब उसके ओनर होंगे। सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। तो इसलिए अगर पार्टनरशिप फर्म की जो भी प्रॉपर्टी है वो लोग पर्सनल यूज के लिए नहीं ला सकते, यानी कि पर्सनल अपने खुद के यूज में नहीं लगा सकते उसको। और अगर बाय चांस उन्होंने पर्सनल यूज किया भी है उस प्रॉपर्टी में से, बिजनेस की प्रॉपर्टी में से, तो उनको अपने कैपिटल में से डिडक्ट करना पड़ेगा वो अमाउंट। ओके, ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स इन मैनेजिंग द फर्म। सिर्फ ओनरशिप ही ज्वाइंट नहीं है, उनका मैनेजमेंट भी ज्वाइंट है, यानी कि बिजनेस को चलाने का हक भी सारे पार्टनर्स को है। अब यहाँ पे राजू ये नहीं बोल सकता कि इस बिजनेस को सिर्फ मैं चलाऊंगा, मैं, तू शांत बैठ, तू अपने डिसीजन अपने पास ही रख, ऐसा नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, दोनों मिलकर के मैनेज कर सकते हैं, दोनों का हक है बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस के बिहाफ में डिसीजन लेना और पूरे बिजनेस को चलाना। ओके, आगे हम देखते हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मुख्य पर्सन। ठीक है, बोलते ना हम मुख्य अधिकारी जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये जो पार्टनर्स है, ये पार्टनर्स जब बाहर का कोई थर्ड पार्टी आता है, जैसे कस्टमर है, ठीक है, कोई आता है, तो उसके लिए वो क्या होंगे, प्रिंसिपल होंगे, मतलब उस बिजनेस के वो मेन पर्सन होंगे। ठीक है, और वो अ पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर्स। जो भी आउटसाइडर्स होंगे, थर्ड पार्टी होंगे, उसके सामने वो क्या बिहेव करेंगे, मतलब क्या बनेंगे, क्या रहेंगे, वो प्रिंसिपल होंगे, मुख्य अधिकारी होंगे अपने बिजनेस के। ठीक है, कोई भी जितने भी पार्टनर्स है वो सब, ऐसा नहीं कि एक ही मुख्य होगा, जितने भी पार्टनर्स है वो सब। और वो पार्टनर्स के लिए क्या होंगे, एक दूसरे के लिए क्या होंगे, एजेंट होंगे। यानी कि कोई एक पार्टनर जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं करेगा, सारे पार्टनर्स के बिहाफ में कर रहा है। अब जैसे कि मान लो राजू बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है, वो सारे जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लो यहाँ रवि भी पार्टनर है तो उसके भी फायदे के लिए कर रहा है, सबके बिहाफ में कर रहा है वो काम। ठीक है, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है। तो इसलिए कहा गया एक्ट्स एज एन एजेंट एंड विथ अदर पार्टनर्स ही एक्ट्स एज एन एजेंट। बाकी के पार्टनर्स के लिए वो क्या होगा, एज एन एजेंट, यानी वो जो भी काम करेगा सारे पार्टनर्स के बिहाफ में करेगा। ओके, कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी अगर वो साइन कर रहा है तो सारे पार्टनर्स के बिहाफ में साइन कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ये डिसोल्यूशन के ऊपर आपको एक पूरा चैप्टर भी है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो ये डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बंद कर देना। ठीक है, बिजनेस को डिसॉल्व कर देना, यानी कि बंद कर देना। तो यहाँ पे बिजनेस जब बंद करते हैं, वाइंड अप करते हैं, कब ऐसा सिचुएशन आता है, क्या है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व इफ इन केस द पार्टनर्स डाइज, यानी कि इन केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, यानी कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर मान लो कोई पार्टनर्स रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी कि बिजनेस को छोड़ देते हैं, या फिर इंसॉल्वेंट, यानी कि पार्टनर्स कोई अगर इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकरप्ट हो गए, कंगाल हो गए। ठीक है, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि बंद हो सकता है। और अगर किसी पार्टनर की, एक पार्टनर की मान लो डेथ हो गई, तो जो दूसरा पार्टनर है, ठीक है, मान लो 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स में से एक की डेथ हो गई, तो जो 2 पार्टनर है अगर वो चाहे तो बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, अगर उनको नहीं चाहिए, बंद करना है, तो बिजनेस को बंद कर सकते हैं। उसी तरह रिटायरमेंट के भी केस में, अगर मान लो 3 पार्टनर है, तीनों में से एक ने क्या किया, बिजनेस को छोड़ दिया, बाबा मुझे नहीं करना है बिजनेस तुम्हारे साथ, मुझे नहीं जम रहा है, कट्टी, ठीक है, छोड़ दिया बिजनेस को, तो रिटायरमेंट, उस केस में क्या हो जाएगा, वो पार्टनर रिटायर्ड हो गया, तो जो बाकी के 2 पार्टनर है वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं या तो बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह इंसॉल्वेंसी के भी केस में,
अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, तो जो बाकी के पार्टनर्स है वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं बिजनेस, या तो चाहे तो बंद कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस बंद करने के पहले उनको 14 डेज प्रायर नोटिस भेजनी पड़ती है सारे पार्टनर्स को। ओके, सारे पार्टनर्स की उसमें मंजूरी होनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ये तो सारा इंट्रोडक्शन और जो भी थियरी था पार्टनरशिप का मैंने करा दिया, इसे आप अच्छे से गो थ्रू करना। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।